is transverse wave string which is stretched by मैंने पीछे लिखा, अभी आपके सामने लिखा मैंने। तो अगर लाउडनेस 70 सिलेबस में तो फील कर सकते हैं बस, है ना। तो ओमेगा क्या है आपका 2πf, तो यहां से ओमेगा पर लिखेंगे 2πf, तो ये 2πf का होल स्क्वायर तो 4π स्क्वायर, तो 4 से 2 कटेगा तो 2 आएगा, तो 2π स्क्वायर, देखो ना 2 से कैंसिल होगा, 2π स्क्वायर रो वी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया इंटेंसिटी। इसलिए हम कहते हैं कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, हम ये कभी ये नहीं कहते कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है। और फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते अपन, तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जैसे इंटेंसिटी तो मीडियम पे डिपेंड कर रही, जितना ज्यादा मीडियम की डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी कैरी करके जाएगा। मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स। मीडियम एंड डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स। देखो मान लो किसी सोर्स ने वेव क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, चाहे वो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो, ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, साउंड हो, लाइट हो, वो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरे जगह तक जब ट्रेवल करके जाएगा, डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरे जगह तक जब ट्रेवल करके जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स के पास जितनी होगी किसी डिस्टेंस पे उतनी होगी, चाहे वो वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल करते करते चला जाए। भाई साहब गजबी चीज है। मान लो ये एयर है, ये वाटर है, ये आयरन, इधर लोहा ही लोहा है, तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी F1, F2, F3 सेम होगी, बट इंटेंसिटी I1, I2, I3 अलग अलग होगी। इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। डायरेक्टली आप लिखेंगे इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो है बेटा, तुम डायप्रोपोर्शनल तुम्हारे काम आएगा, चिंता मत करो, रो प्रोपोर्शनल वी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और डेंसिटी इनटू वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स। अब है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस के इंटेंसिटी को, साउंड के इंटेंसिटी को, गलत वर्ड बोल दिया, साउंड की इंटेंसिटी को, जिसका यूनिट आप कह सकते हो वॉट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको पर्टिकुलरली साउंड के लिए हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साउंड में एनर्जी का मतलब है कितना तेज कोई बोल रहा, लाउडनेस। तो अगर लाउड स्पीकर लगा देते हो, लाउड स्पीकर नाम क्यों, लाउड स्पीकर, क्योंकि उसकी लाउडनेस बहुत ज्यादा हो। मच्छर भिनभिनाता है, उसकी लाउडनेस बहुत कम है, तो अपनी इसी एनर्जी को दूसरा, इंटेंसिटी को दूसरा नाम दिया, उसको कहते हैं लाउडनेस। लेकिन एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है। लाउडनेस को हम लोग डीबी में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज इक्वल टू लॉग आई बटा आई नॉट ऑन द बेस 10। दो बातें यहां पे इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे जो साउंड की इंटेंसिटी होगी, आई डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट ऑन द बेस 10, ये डिफाइन होता है बेल। लेकिन बेल बड़ा यूनिट है, जैसे मीटर डेसीमीटर बोलते हैं, इसीलिए 1 बेल इज इक्वल टू होता है 10 डेसीबेल। तो एल इज इक्वल टू हम लिखते हैं 10 लॉग आई बटा आई नॉट on the base 10 dB. dB is a decibel. 1 bell is equal to 10 dB. ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB होता है। तो लाउडनेस की जो वैल्यू होगी, वो होगी 10 log I अपॉन आई नॉट ऑन द बेस 10 dB। जहां पे जो आई नॉट है वो आपका रेफरेंस इंटेंसिटी, रेफरेंस इंटेंसिटी साउंड के लिए हमने डिफाइन किया 10 टू द पावर -12 वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये है फॉर्मूला लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच का।
अब इसमें सवाल कैसे पूछे जाते थे, तो सिंपल सवाल है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ 70 डेसिबल एंड गिवन रेफरेंस ऑफ द इंटेंसिटी इज 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसने फॉर्मूला भी लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिलेगा एग्जाम में, गलती से लिख दिया मैंने, पीछे लिखा, अभी आपके सामने लिखा है मैंने। तो अगर लाउडनेस 70 डेसिबल है, 70 डीबी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या होगा, ये सवाल है सिंपल सा। तो क्या करेंगे सर, लिखेंगे L बराबर 10 log I बटा I नॉट ऑन द बेस 10 dB, ये लिखेंगे। और यहां से L की वैल्यू में 70 dB पता है, तो लिखेंगे हम 70 dB इज इक्वल टू 10 log I ऑन द बेस 10 डिवाइडेड बाई 10 to the power -12 dB। तो साहब इस dB से dB कैंसिल होगा, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, तो इधर बचेगा आपका 7 और उधर हो जाएगा 7 इज इक्वल टू log I बटा I नॉट ऑन द बेस 10। तो आप यहां से एंटी लॉग ले ले, या लॉग असल में कोई चीज मुश्किल चीज होता नहीं, लॉग बहुत सिंपल चीज है। आप इस लॉग को इधर ले आए, तो ऑन द बेस ई होता तो यहाँ पे ई का पावर 7 लिखते हैं, लेकिन ऑन द बेस 10 है तो लॉग इधर आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे होगा 10 to the power 7 इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10 to the power -12 आई नॉट की वैल्यू। तो आई हो जाएगा आपका 10 to the power -5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी आ गया। 70 डीबी के कॉरस्पॉन्डिंग ये इंटेंसिटी है 10 to the power -5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए साहब, इफ लाउडनेस एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज 10 dB, बहुत बढ़िया सवाल है। मान लो एक सोर्स है यहाँ पे, अब ये सोर्स साउंड इमिट कर रहा, इससे 4 मीटर डिस्टेंस पे यहां पे लाउडनेस है इसकी L1 हो जा रहा है, मान लेते हैं 10 dB। तो कह रहा है कि 2 मीटर डिस्टेंस पे यहां पे लाउडनेस क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सर? लाउडनेस का दो रिलेशन हो जाएगा, एक L1 हो जाएगा सर, सिंपल L1 इज इक्वल टू 10 log I1 बटा I नॉट ऑन द बेस 10। सारी टर्म सेम होगी, यहाँ पे एक I नॉट की वैल्यू अलग होगी। 4 मीटर डिस्टेंस I नॉट होगा कितना, तो सुनिएगा ध्यान से, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स कुछ ना दिया हो तो पॉइंट सोर्स मानते लिख लो भी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जब गिवन ना हो किसी भी सोर्स के बारे में, नेचर ना गिवन तो पॉइंट सोर्स माने। पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है। एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, अगर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई खास बात है, सुन मेरी बात, तो ऐसे याद रख, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर। ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा। फोटोइलेक्ट्रिक वेव में भी सोर्स को अगर कैथोड प्लेट से दूर ले जाते हैं, है ना, तो उसकी इंटेंसिटी फॉल करने वाली लाइट और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होल स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का होल स्क्वायर होगा, तो आप लिख सकते हो k/r²। तो L1 का फॉर्मूला हो जाएगा 10 log 1/r², तो ये हो जाएगा 1/r², मतलब 4 का होल स्क्वायर कह सकते हो इसको, 4 का होल स्क्वायर I नॉट सम कांस्टेंट k ऑन द बेस 10 dB, ये बनेगा। 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 32, क्योंकि इंटेंसिटी लिखना है वहां पे, इंटेंसिटी 1/डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है। अब तुम L2 भी लिख लोगे। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद इसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो करना है करो। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर आएगा L2, यहां से लाउडनेस इतनी ज्यादा ही होगी 16 dB, है ना। तो और ये आंसर गलत नहीं है ना। बच्चों का जब आंसर नहीं आता ना तो कहते हैं कि मास्टर ने गलत दे दिया है, कूट दूंगा ढंग से, युगांडा की अंधेरी घाटी में फेंक दूंगा, भटकता रहेगा वहां पे सही आंसर की तलाश में। सही आंसर एकदम। L2 यहाँ पे तुम्हारा 10 dB, यहाँ पे होगा 16 dB से करेक्ट आंसर। अब तुम L2 लिखो, इसको सॉल्व करो, है ना, और मजदूरी करो, फिर मैं तुम्हें तरीका भी बताऊंगा और इसका सही सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार गलती करो, मैं तुम्हें सही बता दूंगा ना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, चलो ठीक है। मैं चाहता हूं एक बार गलती करो, गलती करना बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और गलती करके आप मेरे से आंसर नहीं पूछिएगा, कोई भी इस सवाल को डाउट में नहीं पूछेगा। हो गया, बहुत खुशी की बात है, बता देना सर हो गया, नहीं हुआ तो सर नहीं हुआ। कैसे होगा ये मत पूछना, मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, सही करके दिखाऊंगा। मैं तो बस इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि एक बार तुम गलती करके सीखो। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर गलती करो तो और अच्छी बात है, सीखने को मिलेगी। गलती कर रहे हो तो और अच्छी बात है, सीखने को मिलेगी, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा,
अब वेव ट्रेवलिंग, अब नीट में सवाल कैसे आते हैं, मैंने इतना पढ़ाया तुमको, एकदम छोटी छोटी बातें बताई, धीरे धीरे समझाया, तो अब मैं तुम्हें फील कराऊं कि नीट में सवाल बहुत सारे हमने ले लिए हैं, ईयर नहीं लिखा, बहुत सारे सवाल कराए लास्ट ईयर के। ये भी देखो लास्ट ईयर का सवाल है, वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एज 1 मीटर, मतलब उसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम 1 मीटर, वेवलेंथ है तुम्हारा 2 पाई मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा पाई हर्ट्ज, 1 बाई पाई हर्ट्ज। तो सही वेव इक्वेशन क्या होगा, कोई बात नहीं, कंपेयर करके देख लेंगे, सब में 1 1 1 1 है, तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से तो सारे ही सही है। अब लेमडा देख लेते हैं, 2 पाई मीटर है, यहां पे देखो बेटा ये के है तुम्हारा, के देखो क्या लिखा हुआ है 2 पाई, यहां पे देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो के 2 पाई है, तो इसको लिखोगे 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई, तो कटेगा तो लेमडा 1 आएगा, जबकि लेमडा 2 पाई दिया हो तो गलत है, ये पहला गलत हो गया। अब ये भी 2 पाई एक्स, तो ये भी गलत है, अब इसी बात गलत है। अब ये देखो ये तो हाँ 10 पाई एक्स, इसको लिखोगे 10 के एक्स है ना, के एक्स की वैल्यू क्या है 10 पाई, और के की वैल्यू है 10 पाई, के होता है क्या 2 पाई बाई लेमडा, तो 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, तो पाई से पाई कटेगा, 2 से ये कटेगा तो 5, लेमडा बराबर आएगा 1/5, ये गलत है क्योंकि लेमडा तो 2 पाई मीटर बोल होना चाहिए, ये भी गलत है, ये देख लो। तो देखो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ध्यान से, तो y बराबर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, क्या होता है भाई के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो के की वैल्यू है 1, और के होता क्या है सर 2 पाई बाई लेमडा बराबर 1, तो लेमडा बराबर क्या आ गया 2 पाई, और यही कह रहा था कि इन चारों में से कौन सा वेव है जिसका वेवलेंथ 2 पाई होगा, तो लेमडा के हिसाब से यही मैच कर रहा है, बस फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, मिला लेते हैं, देखो 2t है मतलब ओमेगा की वैल्यू 2 है, -2t मतलब ओमेगा की वैल्यू t है 2 है, इसलिए बोला था एक ही वेवफॉर्म याद करो, तो ओमेगा होता है तुम्हारा 2 पाई बराबर 2, तो 2 से 2 कटेगा, फ्रीक्वेंसी 1/पाई हर्ट्ज, और देखो यही बोला था 1/पाई हर्ट्ज, वाह यार, चौथा जवाब भी सही। नेक्स्ट देखो सवाल है नीट 17 और 16 का, एक स्ट्रिंग लिया, इस स्ट्रिंग का मास m और लेंथ है, इस स्ट्रिंग का मास m लेंथ है, स्ट्रिंग का मास m1 है, सॉरी स्ट्रिंग का मास m1, इसका लेंथ है l, यहां पे एक दूसरा मास m2 अटैच कर दिया और एक पल्स जनरेट किया, ये पल्स जब यहां पे जनरेट हुआ था तो इसका वेवलेंथ था λ1, वेवलेंथ ऑफ वेव यहां था λ1, जब ये ट्रेवल करके ऊपर ऊपर जाने लगा तो यहां पहुंचा, तो यहां पे इसकी वेवलेंथ हो गई λ2, तो पूछा था λ1 बाई λ2 का रेशियो क्या होगा, ये सवाल आपको मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, कैसे करेंगे, तो मैंने वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या बताया सर, आपने बताया था √T/μ, बिल्कुल सही है, तो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन यूनिफॉर्मली है, तो आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से म्यू तो कांस्टेंट है सर, बिल्कुल सही बात है, और वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, वेव की वेलोसिटी होती है λ/t एंड 1/t इज f, तो इसको लिख सकते हैं अपन λf, और फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम पे, मतलब किस मीडियम से जा रहा है और कितने डिस्टेंस पे गया इस पे डिपेंड नहीं करता, आपने बताया, तो फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स, जो सोर्स यहां पे क्रिएट किया उस पर डिपेंड करेगा, मतलब ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो यार एक रिलेशन यहां से तो दिखा कि λ इज प्रोपोर्शनल टू √T,
रूट अंडर टेंशन। लेमडा वन, यहां पे टेंशन देखोगे तो सिर्फ m2 की वजह से क्रिएट होगा, तो लेमडा वन प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m2g। अरे भाई साहब, यहां पे जो वेव क्रिएट हुआ है तो यहां पे टेंशन कौन क्रिएट कर रहा है? सिर्फ m2। यहां पे टेंशन देखोगे तो नीचे m2 और m1 दोनों आएंगे, ये तुम्हारा लेमडा टू आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू m1 प्लस m2 इंटू जी, m1 प्लस m2 इंटू जी। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा, लेमडा वन बाई लेमडा टू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो साहब इसमें नीट वालों ने समझदारी क्या दिखाई थी कि 112 में बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। बच्चा एक तो कंसेप्ट में कंफ्यूज अलग हुआ और 112 में अलग कंफ्यूज कर दिया। 112 में क्या कंफ्यूज किया और कैसे किया, मैं आपको यहां पे फील दिला देता हूं कैसे किया और क्यों किया। देखो इधर, देखो यहां पे मास लगा m2 और यहां पे मास m2 जो टेंशन क्रिएट करेगा उस पे लेमडा वन डिपेंड करेगा, तो लेमडा वन m2 पे डिपेंड कर रहा, और जो लेमडा टू है वो यहां पे टेंशन m2 और m1 दोनों की वजह से आएगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो साहब ये आ गया आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो। समझ आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज एंड। तो आज के लेक्चर में पूरी वेव की फील दिलाई, वेव वेलोसिटी समझाया, साउंड वेव की एनर्जी समझाई, साउंड वेव की वेलोसिटी समझाई, स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी ऑफ वेव समझाया, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी बताई, बहुत सारी चीजें बताई आज मैंने आपको, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटरफेरेंस समझाऊंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझाऊंगा, ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कैसा होता है, ओवरटोन एंड टोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब आगे वाली चीजें थोड़ी थोड़ी आसान होती जाएगी। और डॉपलर इफेक्ट अपन थर्ड लेक्चर में बात करेंगे, बीट्स के बारे में लेक्चर में बात करेंगे। समझ में आ गया कैसे और कैसे कवर करेंगे? ठीक है बेटा, धन्यवाद। कौन कौन से सवाल अभी नहीं करना है आपको? सवाल इनफैक्ट करने ही नहीं वेव के, अब जो लेक्चर में करा है वही पहले करिए और डीपीपी करिए बस। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टेशनरी वेव ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे तो उसके करेंगे और फिर डॉपलर इफेक्ट में जबरदस्त मजा आएगा। ठीक है बेटा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।